गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया। ठीक है सर। और क्या चल रहा है? पढ़ रहे हो या नहीं? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है या सिंपली ऐसा चल रहा है कि बस यहाँ से पढ़ते हैं, बस बात खत्म? बस अभी एग्जाम हाँ ही सर, खत्म हुए हैं। एग्जाम हो गया? कौन सा एग्जाम भाई? सब पीरियोडिक टेस्ट 1। सर, तो मतलब एग्जाम खत्म हुए हैं तो उसके बाद अभी क्या समर वेकेशन स्टार्ट हो गया या क्या है? इससे बस स्टार्ट हो गया आज से। आज से स्टार्ट हो गया। कितने महीने का है? 1 महीना। 1 महीना। ठीक है, तो चलो 1 महीने तो ज्यादा पढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि क्या पढ़ा था हमने? सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट लास्ट ईयर। शीट शीट तक कर लिया था, उस पर क्वेश्चंस किए हैं हर्षित? नो सर। अच्छा, नॉट येट। तो चलो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करें और इसको आज निपटाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज शीट हमने कर लिया था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लॉन्ग चार्ज शीट पे एक पहला क्वेश्चन कि सर आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि ये चार्ज शीट है जिसका फ्रंट व्यू देख रहे हो। इट्स अ चार्ज शीट जिसका फ्रंट व्यू देख रहे हो। चार्ज डेंसिटी ऑन दिस इज सिग्मा। ठीक है, ये चार्ज शीट है जिसका आप ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला। यू आर नॉट ऑब्जर्विंग दिस साइड व्यू, यू आर सीइंग दिस फ्रंट व्यू, है ना? ये वाला जो फ्रंट व्यू है, यू आर सीइंग दिस। ठीक है, तो दिस इज हैविंग अ चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा, और इसके साथ आपने एक स्ट्रिंग अटैच कर दी। इस शीट के साथ यू हैव अटैच्ड अ स्ट्रिंग, और उसके साथ एक पार्टिकल बंधा हुआ है। ठीक है, वो एक पार्टिकल बंधा हुआ है, एक शीट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, एंड टू दैट अ पार्टिकल इज कनेक्टेड टू इट। ये एक पार्टिकल बंधा हुआ है जिसका मास m है, और इस पे चार्ज इज q। द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज l, एंड दिस स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा इन द इक्विलिब्रियम। आपको ये समझ में आया कि ये पार्टिकल क्यों है इतना दूर भागेगा? व्हाई देयर विल बी सम एंगल? भाई, अगर पार्टिकल को आपने बांध के ऐसे लटकाया तो ऐसे क्यों नहीं रहेगा? वो ऐसे क्यों जाएगा? व्हाई इट विल गो बाय सम एंगल? पल्शन। रिपल्शन ड्यू टू चार्ज शीट। यस, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। तो आपसे कहता है इन इक्विलिब्रियम। सिंपल सा सवाल, ऐसा आपने पहले भी किया है, और पहले जब आपने ये क्वेश्चंस किए थे तो उसमें we used to take spheres, the two spheres। यहाँ पर एक ही sphere है, and the electric field is because of this charge sheet। तो in equilibrium a string makes angle theta with vertical। find the value of theta। ठीक है, थीटा की वैल्यू बताइए। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपने स्क्वायर में किए हैं, और आपको स्क्वायर में याद है कि वी यूज्ड टू रिजॉल्व द वी यूज्ड टू जस्ट बैलेंस द फोर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस वी वर बैलेंसिंग इन सच क्वेश्चंस। तो वही करना है यहाँ पर भी। आ गया आंसर किसी का? यस सर। आंसर आ गया। ठीक है, एक बच्चे का आ गया। फान, आंसर कुछ आ रहा है? अफान, कोई आंसर आ रहा है? अफान तो कंफ्यूजन में, पता नहीं हो क्या रहा है। चलिए मिलके करते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द फोर्सेस?
What are the forces acting on this Tension. particle? Tension and Tension. One of the force I have got from your side, that is tension. The another force, of course, the another force would be mg. करेक्ट है भाई? Yes, sir. और ये चार्ज शीट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ये ऐसे रिपेल करेगा. सर ये भी पुराना तामझाम सर, पुराना तामझाम, और कुछ नहीं है. अब देखो, अब मैं ये कह सकता हूँ कि बिकॉज टेंशन की कुछ एंगल पे लग रहा है, तो टेंशन को हम रिजॉल्व कर लें. ये वाला एंगल हम कह सकते हैं कि दिस इज थीटा. तो टेंशन का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी टी cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा दैट वुड बी टी sin थीटा, विदाउट एनी डाउट. I have got one answer from Yashvardhan Bisht, that is sigma q. अच्छा देख लेता हूँ बेटा, मुझे भी एग्जैक्ट आंसर याद नहीं आ रहा. ठीक है, एक बार जरा सिंपलीफाई करके जस्ट चेक कर लेते हैं. Because this particle is in equilibrium. Afan, can you please unmute your mic? Afan. अफान है या गायब हो गया? अफान, हाँ जी, मुझे ये बता मुझे इतना सिर्फ बता दो आप कि मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, अफान? मैं आपसे कह रहा हूं ये वाला जो पार्टिकल मैंने यहाँ पर दिखाया है ना, जिसपे फोर्सेस बनाए हैं, इट इज इन इक्विलिब्रियम. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी? उस पर नेट फोर्स कितना होगा? फान, जल्दी बोलो. अफान, व्हाट इज द नेट फोर्स? सर रेस्ट या फिर बैलेंस में? रेस्ट है या बैलेंस में वो एक अलग बात है, बट व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी? व्हाट कैन यू प्रिडिक्ट अबाउट द नेट फोर्स? विल इट बी जीरो और नॉन जीरो? सर जीरो. Of course zero. That is what I was asking. Anyways, ठीक है. तो टी साइन थीटा फिर टी cos थीटा mg. भाई ठीक है भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया. अरे भाई, आ रे भाई, ऊ रे भाई, ई रे भाई, आ रे भाई. तो अब अगर ये नेट फोर्स जीरो है, दिस मींस दैट ये वाला जो फोर्स है वो इसके इक्वल होगा, तभी नेट फोर्स विल बी जीरो इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. This force will be equal to this force, then only the net force would be zero in the vertical direction. So I can simply write P sin theta is equal to electrostatic force. Electrostatic force को हर्षित और मैं क्या लिख सकता हूँ हर्षित? Q into E. Very good. Charge multiplied by electric field. So T sin theta will be nothing but charge. Electric field किसकी? तो due to the charged sheet. And who will tell me the value of the electric field due to this charge sheet, which is infinitely long? फॉर्मूला क्या था? Sigma by 2 epsilon. Sigma by 2 epsilon. Sigma by 2 epsilon naught. This is the value of electric field, and this we have got the first equation. Similarly, vertical direction में कौन सा फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? तो T cos theta should be equal to mg. ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी this will be balanced. तो अब कुछ मत करो, डिवाइड कर दो. डिवाइड इक्वेशन 1/2. डिवाइड 1/2. अगर आप फर्स्ट को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो t टाइम्स ऑफ साइन थीटा. भाई सबको समझ में आ जाए? आसिया माजिद, सॉरी आसिया फातिमा, आपको बात समझ में आ रही है आसिया? ठीक है. तो t sin थीटा q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और डिवाइडेड बाय mg. ठीक है, तो t से t कैंसिल हो गया. sin थीटा बाय cos थीटा बिकम्स tan थीटा. इसका फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ. बाकी कुछ बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है, तो विल चेक वन बाय वन. तो ये sin theta by cos theta becomes tan theta. Tan theta will become q sigma upon 2 epsilon naught mg, and finally we can write theta is equal to tan inverse q sigma upon 2 epsilon naught mg. भाई फ्राइडे अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसका कंपनसेट हम करेंगे. मतलब संडे वी विल बी हैविंग एन एक्स्ट्रा क्लास. उसके टाइमिंग आपको निष्कर्ष सर बता देंगे. अगर मान लो कि किसी के पास टाइमिंग नहीं भी पहुंचे, तो वो कॉल करके पूछ लेगा खुद से कि व्हाट इज द टाइम फॉर एक्स्ट्रा क्लास विच इज टू टेक प्लेस ऑन संडे. ठीक है. अच्छा खैर, ये वाला सबको समझ में आ गया, ये जो अभी क्वेश्चन करा है? Yes sir. सर यहाँ लेंथ का रोल नहीं था. यस सर. क्या नहीं हुआ बेटा? वो कुछ जो कह रहा है? लेंथ का रोल. लेंथ का रोल नहीं है तो नहीं है, वो ऐसे ही दे दिया होगा मैंने, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं क्वेश्चन को याद करके नहीं बैठता हूँ, फॉर्मेट याद रहता है, तो हो सकता है मैंने वो एक्स्ट्रा दे दिया होगा. ठीक है, तो बिना लेंथ के सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है. Yes sir.
भाई अब ये बताइए किनका किनका ये सही हुआ है, मतलब कितने बच्चों का ये सही हुआ है? मेरा सर। मेरा मतलब हर्षित का। और किसका सही हुआ है ये? सर मैंने बस 2 नहीं लिखता। सर मेरा। आपका? ठीक है, वेरी गुड। किसी बच्चे ने सिर्फ 2 नहीं लिखा, चलो ठीक है। तो इसको नोट कर लो, बाकी लोग जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए सर, नोट करके बताइए। इज इट डन? Done. Okay. Chaliye, if it's done by everyone, then we move to the next question based on this infinite charge sheet. और infinite के बाद दो चीजें और करेंगे हम, hollow sphere और solid sphere, and then this chapter will be over and then we'll start a new chapter. ठीक है, खैर चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन कह लीजिए या ये थ्योरी कह लीजिए। इट इज गिवन एज अ थ्योरी आल्सो इन सम फ्यू ऑफ द बुक्स, ठीक है, और ये मैं क्वेश्चन के फॉर्म में भी कह सकता हूँ ये। अच्छा, ऐसा ही आपको कंडक्टर्स के लिए भी मिलेगा, बट अभी जो मैं ले रहा हूँ ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट की बात हो रही, जो हमने पढ़ा है उसी से बेस्ड है। ऐसा क्वेश्चन आपको कंडक्टर के लिए भी मिलेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन क्या है वो सुनिएगा। ये एक चार्ज शीट है and this is the another charge sheet, and remember these both of these charge sheet are infinitely long. ठीक है सर, दो चार्ज शीट हैं and both of these two charge sheets are infinitely long. ये चार्ज शीट 1 और ये चार्ज शीट 2। भाई ये लर्निवियो को होस्ट बने हुए हैं। कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? कौन पढ़ाने लगा वेक्टर का रूल बना के? हाँ, ये दो चार्ज शीट, ये सिग्मा 1 और ये चार्ज शीट सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी, और यहाँ से यहाँ का जो मान लीजिए यूनिट वेक्टर इज आर कैप। इसका मतलब है कि द यूनिट वेक्टर मतलब द डायरेक्शन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज आर कैप। द डायरेक्शन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज आर कैप। क्लियर हो गई बात? दो चार्ज शीट है, इसका नाम है सिग्मा, एक की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1 और दूसरे की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2। अब आपको इसमें तीन अलग अलग रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी जा रही है। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in these three different regions. ये region 1, ये region 2 and ये region 3. In these three different regions you have to find out the value of electric field. इन तीन different region में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इससे पहले कि आप ये करना शुरू करें या हम करें इसको, उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे कहूँ ये पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और मैं आपसे कहूँ दिस इज द रीजन 1। इस रीजन 1 में अगर मैं कोई पॉइंट अज्यूम कर लूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि दिस पॉजिटिव चार्ज or the electric field due to this positive charge will be towards left at this point? और इसी तरह से ये वाला जो सेकंड पॉजिटिव चार्ज है Q2, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड विल अगेन बी टुवर्ड्स लेफ्ट। सर सोच के देखो सर, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, चाहे वो किसी पॉइंट पे लो, चाहे 1 पे लो या 2 पे लो या 3 पे लो, एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पर ये दोनों ऐड होंगे। अगर इन बिटवीन हम देखें तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इस वाले पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है भाई? और तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पर आप ले लें तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगी, और तीसरा पॉइंट यहाँ ले लें तो इन दोनों की फील्ड ऐसे होगी। देखो, इस वाले की भी अवे फ्रॉम द चार्ज की डायरेक्शन इधर और इस वाले की भी अवे फ्रॉम द चार्ज की डायरेक्शन इधर, तो ऐसे आएगा। ठीक है सर? तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द फील्ड। तो इसी तरह से जब हम इस रीजन की बात करेंगे, रीजन 1, तो कैन एनीबॉडी प्रेडिक्ट कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज शीट? कौन बताएगा? पहले वाले चार्ज शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट या राइट किधर होगी? मनस्विन शाह, Yes, sir. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट नंबर 1 इन द रीजन 1? Sir, left side. Of course it would be left side.
थैंक यू. दिस विल बी द डायरेक्शन. और इस 2 की डायरेक्शन किधर होगी आसिया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इन द रीजन 1. आसिया? Sir, right side. नो बेटा, इट विल आल्सो बी टुवर्ड्स लेफ्ट. अभी समझाया ना. ये दो चार्जेस हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव है. यहाँ पर कोई पॉइंट लोगे तो Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगी ना, और Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे तो इधर ही होगी ना भाई. अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया ना, तो आप बस इतना याद रखो, जिस चार्ज के फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, आप इमेजिन करो कि यू आर सिटिंग ऑन दैट चार्ज. आप उस चार्ज पे अज्यूम करो कि आप बैठ गए. जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, यू जस्ट अज्यूम दैट यू आर सिटिंग ऑन दैट चार्ज. अब उस चार्ज पे बैठ के अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उससे दूर होगी डायरेक्शन, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उसके तरफ होगी. सोच, तुम इस पे बैठ जाओ और ये वो पॉइंट है, तो तुमसे दूर होना चाहिए इसकी डायरेक्शन, तो ये लेफ्ट की तरफ ही तो होगा. नहीं आया रे, नहीं आया. आ गया. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बढ़िया रे सर. आ रे सर, ऊ रे सर, ई रे सर. तो ई नेट को अगर अपन लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि यूनिट वेक्टर भी हमें यहाँ पर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ आर कैप लिखना है. तो ई नेट को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? E1 की वैल्यू इज सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस ऑफ आर कैप प्लस ऑफ सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस ऑफ आर कैप. ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा. तो सर अगर आप ई नेट लिखें, अच्छा माइनस क्यों लगाया दोनों में? इज इट क्लियर टू ऑल? व्हाई डिड वी पुट अ नेगेटिव साइन? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज बोथ आर ऑपोजिट टू आर कैप. तो इसको अगर आप फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2 minus of r cap divided by twice of epsilon. This will be the value of electric field in this region. ये region 1 में, ठीक है. This is in region 1. In the same way, अगर region 2 में मुझे लिखना हो, तो E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 पे मतलब सिग्मा 1 वाले पे बैठ जाओ और अवे देखना है. तो बताओ किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट और लेफ्ट? Right. भाई सब बोलेंगे. और E2 की मतलब सेकंड चार्ज शीट की फील्ड से 2 पे बैठ जाओ और उस पॉइंट को देखो, तो उससे उस पॉइंट को जिधर देख रहे हो उधर एकदम दूर देखो, तो किधर, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट. सबको समझ में आ रही है? ये E1, ये E2. अगर आप यहाँ पर देखें तो E1 इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप एंड E2 इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ आर कैप. मतलब E1 इज वेरी पॉजिटिव. तो इसका मतलब आप लिखेंगे E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर कैप. E2 अगर आप लिखेंगे तो ये आप लिखेंगे सिग्मा 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ आर कैप. ठीक है. तो ई नेट की वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? ई नेट की वैल्यू आप लिखेंगे सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2, ठीक है, आर कैप डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट. इज इट क्लियर? प्लीज यू हैव टू रिस्पोंड. Yes, sir. ये रीजन 2 में. Yes, sir. ये नोट करिए तो मैं रीजन 3 में लिखता हूँ, या ये नोट करके रीजन 3 में मुझे लिख के बताइए. ये नोट करके रीजन 3 में लिख के बताइए. Yes, Arshit, you are correct. Done, sir. ओके. तो द फाइनल रिजल्ट, आई होप के सबका आ गया है फाइनल वाला रिजल्ट. सर सेंड कर दिया. ठीक है, ऐसे ही बता दो फाइनल वाला रिजल्ट. आई होप सबने
पता कर लिया होगा। सर थर्ड रीजन में अगर हम देखें तो थर्ड रीजन में व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो आप दोनों शीट की फील्ड की डायरेक्शन कह सकते हो सेम होगी, है ना, एंड दैट वुड बी अवे एंड दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ आर कैप ओनली। देखना यही किया है Yes, क्या sir. आपने थर्ड वाले केस में, ठीक है, दोनों आर कैप की Yes, sir. डायरेक्शन में, तो आप ई नेट की वैल्यू क्या लिखेंगे, ई नेट की वैल्यू दोनों आर कैप की डायरेक्शन में मतलब दोनों पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे सिग्मा 1 प्लस ऑफ सिग्मा 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सर, आर कैप डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इज दिस द रिजल्ट दैट यू हैव गॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर, तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डिफरेंट रीजन। सर ये आपने कराया क्यों? बिकॉज यू विल नीड दिस इन द अपकमिंग चैप्टर विच इज कैपेसिटर। कैपेसिटर में इसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। वैसे ये तो ऐसे ही एज अ क्वेश्चन और एज अ थ्योरी इस वाले पार्ट में था, तो वो तो करा ही दिया मैंने, लेकिन साथ साथ दिस विल बी यूज्ड इन द चैप्टर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, वहां पर ये यूज होगा। तो खैर, कैन आई इरेज दिस पार्ट, कैन वी प्रोसीड नाउ? देखिए सर, Yes, sir. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले ये टॉपिक डालो ताकि मैं ये लिखा हुआ इरेज करूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, याद रखना हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम स्फेरिकल शेल भी होता है बेटा, हॉलो स्फीयर का दूसरा नाम स्फेरिकल शेल भी है, तो अगर कहीं पर स्फेरिकल शेल कह दे तो कंफ्यूज नहीं हो जाना, हॉलो स्फीयर को ही स्फेरिकल शेल भी कहते हैं, बोथ ऑफ दिस मीन्स द सेम। डन, ये बस टॉपिक लिख लिया मतलब, क्योंकि आई वांट टू इरेज दिस, ठीक है। चलिए अब देखिए स्फेरिकल शेल, तो इसके लिए आप ऐसा अज्यूम कर लिए कि ये आपका एक हॉलो स्फेरिकल शेल है, दिस इज अ हॉलो स्फीयर दैट यू आर हैविंग हियर, और हॉलो स्फीयर अगर है तो आप इसको अगर चार्ज देंगे बेटा, और याद रखिए नॉन कंडक्टिंग है, हम कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है, तो नॉन कंडक्टिंग का पूरा चार्ज, बिकॉज इट इज हॉलो स्फीयर, तो पूरा चार्ज उसके सिर्फ सरफेस पे होगा, देयर वुड बी नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर, बिकॉज स्फीयर के अंदर स्फीयर का मटेरियल नहीं है, बिकॉज इट इज हॉलो, so where there is no material there would be obviously no atom, there will be no charge inside this sphere, तो कोई चार्ज इसके अंदर नहीं होगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ पे होगा, that would be at the surface। सारा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा, तो सारा का सारा चार्ज रिसाइड करेगा सरफेस पे, नथिंग एल्स, है ना, तो सारा चार्ज रिसाइड करेगा सरफेस पे, एंड लेट अस से कि इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है, लेट दिस रेडियस बी कैपिटल आर, इस हॉलो स्फीयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर, ठीक। तो इसमें डिफरेंट रीजन्स हैं जहां पर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा सरफेस ऑफ द स्फीयर, और तीसरा इनसाइड द स्फीयर। इन तीन अलग अलग पॉइंट्स पे वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला कैसे, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। सर स्मॉल आर का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, स्मॉल आर हमको एक जनरल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रखिए ये स्फीयर है, पहला पॉइंट ये स्फीयर है, स्मॉल आर जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, एनी जनरल डिस्टेंस, एनी general distance from center of sphere, किसी भी जनरल डिस्टेंस को जो कि हम सेंटर से ले रहे हैं उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, स्मॉल आर, ठीक है, ये स्फीयर। अब मुझे एक बात बताइए सर, आपको स्मॉल आर का मतलब पता है, ये स्फेरिकल शेल है, ये पता है, सब कुछ पता है, पहला पॉइंट स्मॉल आर ग्रेटर देन आर, इसका मतलब कहां पर है आप, इनसाइड द स्फीयर या आउटसाइड द स्फीयर? Outside. आउटसाइड। तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वी विल बी अप्लाइंग द गॉस लॉ, और गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस। तो बिकॉज ये स्फीयर है तो इस पर जो गॉसियन सरफेस इसके अराउंड आप लोगे, दैट विल आल्सो बी अ स्फीयर ऑफ कोर्स। तो आपने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लिया, और इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का सर जो रेडियस है दैट वुड बी सेम एज दैट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज स्मॉल आर। अब सोचो, मैं पहले आपको छोटी सी बात समझाऊं कि अगर ये स्फीयर ले रहे हो आप और इसको आपने चार्ज किया हुआ है, इफ यू हैव प्रोवाइडेड इट चार्ज, तो आपको एक बात तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे ऐसे होगी, रेडियल। भाई सबको क्लियर है ये बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी रेडियल, है ना, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे रेडियल होगी विदाउट एनी डाउट। यहाँ पर देख लूं तो रेडियल, यहाँ पर देख लूं रेडियल, यहाँ देख लूं रेडियल, हर पॉइंट पे रेडियल, ठीक है। अनडाउटेडली आप ये कह सकते हो कि हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग अलग है, मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। बट अगर मैं किसी भी पोर्शन पे
किसी भी पोर्शन को कंसीडर करो और उस पर आप एक स्मॉल सा एरिया कंसीडर कर लो. यू जस्ट टेक ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ एरिया डीए. तो मैं ये कह सकता हूं बिकॉज इट इज स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो इस पे जो नॉर्मल की डायरेक्शन आएगी दैट वुड बी सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉट. टेल मी यस और नो. Yes, sir. बिकॉज अगर कभी भी स्फेयर हो या सर्कल हो तो नॉर्मल का मतलब होगा रेडियस, बिकॉज स्फेयर या सर्कल में नॉर्मल हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होता है. हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? तो थीटा आंख बंद करके लिख दीजिए 0. ठीक है, तो थीटा आंख बंद करके लिख दीजिए 0. तो थीटा की वैल्यू हो गई 0. नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ थीटा. देखो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, मगर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा बिकॉज हमें फ्लक्स निकालने में व्हाट वी वांट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नॉर्मल. तो आप किसी भी पॉइंट पे चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल हर पॉइंट पे सेम, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द सेम डायरेक्शन आर एट डिफरेंट डायरेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट. हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो चलिए सर थीटा 0. तो पहले मैं फ्लक्स इस छोटे से पोर्शन के थ्रू लिखूंगा. मैं लिखूंगा E इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0. तो सर मैं टोटल फ्लक्स अगर लिखूं तो टोटल फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटसाइड डीए. डीए को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो सर E इंटू एरिया विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. क्लियर है सर? नाउ व्हाट वी आर सपोज टू यूज इज गॉसेस लॉ. बाय गॉसेस लॉ क्या कहेंगे आप? बाय गॉसेस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर आप चार्ज देखें तो दैट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस स्फीयर. तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट दोनों को इक्वेट कर दीजिए. तो E 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. ये आ रहा है सर, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड द गॉसियन सर, मतलब आउटसाइड द स्फीयर. जल्दी से नोट करो, दो और की बात करेंगे जल्दी जल्दी एकदम खट खट. Answer. Sir, एक मिनट. हो गया Yes, sir. हर्षित? हाँ सर, अब कर लिया. ठीक है, ठीक है. दूसरा केस क्या है बेटे? दूसरा केस स्मॉल आर. अब कहाँ पर देखो, आप बाहर आप निकाल चुके हो स्फीयर के बाहर, तो आप कहाँ पर कंसीडर करेंगे? एक तो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे एग्जैक्टली एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, और दूसरा पॉइंट हम कहाँ पे कंसीडर करेंगे? इनसाइड द स्फीयर. तो दूसरा पॉइंट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब एट सरफेस. एग्जैक्टली आप सरफेस पे पहुंच गए. तो आपको कुछ नहीं करना. आप अगर फॉर्मूला लगाते या दोबारा से गॉस लॉ लगाते तो आप बेसिकली यही करते, बस इस गॉसियन सरफेस का रेडियस आप और कम कर देते. ठीक है, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर आप एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते सच दैट कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होता. तो उस केस में आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द सेम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट. तो इसलिए आपको एग्जाम में पूरा वैसे शोर नहीं करना है. आपको सिंपली क्या करना है, जो पहला वाला फॉर्मूला है उसमें सिंपली स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर लेना है, and you will write it as Q divided by 4 pi epsilon naught capital R का square. बस इतना काम करना है. You don't have to do anything extra. ठीक है, you just write, you just replace a small r by capital R in the first formula or the first case. You will get the electric field in the second case. तीसरा point, a small r less than capital R. Where are we now? कहाँ हैं हम? At the sphere. Inside. Inside the sphere. Very good. Inside. अगर अब इस केस में सोचिए, सारे बच्चे ध्यान दें आप. इस केस में इफ वी आर इनसाइड द स्फीयर, अगर इस केस में इनसाइड द स्फीयर, इफ आई टेक द गॉसियन सरफेस,
In this case, if I take the Gaussian surface inside the sphere, तो देखो ये मान लो ऐसा कुछ Gaussian surface हम लेंगे यहाँ पर inside the sphere. ठीक है, आप खुद सोचिए कि in the inside the sphere, अगर मैं आपसे पूछूं what is the charge enclosed, तो don't you think that charge would be zero? Yes, sir. Yes, sir. Because all the charges are only residing on the surface. तो inside तो charge zero होगा. तो अगर charge zero हो गया तो आप क्या लिखेंगे? Electric field multiplied by area is equal to charge enclosed divided by epsilon naught. भाई दोनों flux का formula equate कर लो. But charge enclosed इसके अंदर कितना है? Zero है. तो electric field की value कितनी हो गई? Zero. इसका मतलब there is no electric field inside the hollow sphere. But as you reach the surface, you will suddenly have an electric field equal to Q upon 4 pi epsilon naught capital R squared. और उसके बाद outside the sphere, this electric field will decrease with the R square. ठीक है, तो these are the values of electric field either outside, inside, or exactly at the surface. Then Yes, sir. Done. अब देखो इसका अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, तो अनडाउटेडली हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज जीरो एंड इट विल बी जीरो टिल यू रीच द सरफेस. तो सेंटर से सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. As you go outside the surface, electric field will start decreasing, है ना, and it will be inversely related to that of R. तो आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शन. तो ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहां पर स्मॉल r इज एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल R, मतलब सरफेस पे, और सरफेस के बाद इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग. इसका मतलब है मैक्सिमम कहां पर होगा? तो मैक्सिमम वुड बी एट द सरफेस वेयर यू विल राइट इट एज kq by r square. So this is the graph for electric field versus distance. नोट करिए सर. Done, sir. Very good. So we are done with this hollow spherical part. Now we move to the next is solid sphere. तो next topic का नाम लिखिए electric field due to non-conducting solid sphere. Electric field due to non-conducting solid sphere. Electric field due to non-conducting solid sphere लिख लिया? देखो सर, फिर से वही कहानी. चलो रिपीट टेलीकास्ट. अगर आपको हॉलो स्फीयर समझ में आता है तो सॉलिड स्फीयर समझना कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, वही रिपीट है. बस फर्क ये सर कि इसमें now we will be having the charges inside as well as at the surface. सर कंडक्टिंग होता तो सारा चार्ज सरफेस में आ जाना वापस से. बिल्कुल, कंडक्टिंग के अंदर चार्ज हो ही नहीं सकता. ठीक है, इसीलिए हम उसकी बात ही यहाँ पर नहीं कर रहे हैं. we will discuss every property of the conductor in a separate topic, जो हमारा कैपेसिटर से जस्ट पहले हम डिस्कस करेंगे. तो ये कैपिटल R, और इसमें भी वही सारा काम धाम है कि इसमें चार्जेस वुड बी इनसाइड एज वेल एज एट द सरफेस. इसमें चार्जेस दोनों जगहों पे है, सरफेस अंदर भी और सरफेस पर भी. हॉलो स्फीयर में सिर्फ और सिर्फ चार्ज कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा. ठीक है, बस ये फर्क है. तो आप देखिए सर, इस केस में फिर से वही पहला स्टेप, टेक द गॉसियन सरफेस. इफ you take the Gaussian surface, this will be your Gaussian surface. Again it would be a spherical Gaussian surface without any doubt. ये आपका spherical Gaussian surface आ जाएगा जो कि आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं तो at every point your electric field will be radially outward. ठीक है, ये electric field will be radially outward. हर point पे electric field radially outward ही होगी. ठीक है, और because this is a sphere and the electric field is radially outward, तो ये जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है, इस पर आप अगर एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे तो दैट विल आल्सो बी रेडियली आउटवर्ड. तो मान लो अगर आपने यहाँ पर कोई एक पोर्शन कंसीडर कर लिया डीए,
और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस पे अगर आप एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे नॉर्मल, तो वो भी इसी डायरेक्शन में। तो पहला केस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर का, ठीक है, और इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। तो क्या होएगा सर, पहला केस, जल्द मैं डायरेक्टली लिखूं E into 4 pi r स्क्वायर, क्या सबको ये बात समझ में आई कैसे लिखा? Yes, sir. सर सब बोलेंगे सर, आसिया, अभिनव, अनुभव, Yes. आया अफान सर। भाई, Yes, sir. आ गया. यशवर्धन बिष्ट, yes sir, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसी तरह से बाय गॉसेस लॉ फ्लक्स इज आल्सो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इज नथिंग बट Q, ये टोटल चार्ज को मैं Q कह देता हूं। दोनों को इक्वेट कर लो तो E 4 pi r स्क्वायर्ड इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपॉन 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, सेम एज दैट ऑफ द होल स्क्वायर। दूसरा केस, अगर स्मॉल r बिकम्स इक्वल टू कैपिटल R, तो कुछ मत करो, जस्ट इस फॉर्मूले में स्मॉल r को रिप्लेस कर दो बाय कैपिटल R, तो ये हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये ऐसे आ जाएगा। बस तीसरे केस पे हमें थोड़ा सा काम करना है, तो यहां तक नोट कर लो, तीसरे केस पे आता है। Done. एवरीवन हो गया भाई, एक बच्चे ने बोल दिया कि उसने नोट कर लिया, बाकी साहब, Done, sir. बाकी Done, sir. ठीक है भाई, वेरी गुड, सबको समझ में आना चाहिए सर। और ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पे हम फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अब देखो लास्ट केस क्या है, लास्ट केस है सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर आर लेस देन कैपिटल। तीसरा केस, तीसरी कंडीशन, तो इसको मैं इरेज कर दूं पहले। अब देखिए तीसरा केस, यू विल टेक द गॉसियन सरफेस जस्ट इनसाइड। यहां पे आप मान लीजिए कि आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, तो अगर आपने यहाँ पर गॉसियन सरफेस ले लिया तो इस गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना होगा, वही होगा सर, वही। बस फर्क क्या है सर, सब कुछ वही है, सिर्फ चार्ज निकाल लें। यू जस्ट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप बेहतर बच्चे हैं, आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी अगर मैं ये गलत मान रहा हूं तो मैं अपनी मान्यता का रद्द करते हुए ये बताता चलूं कि सर यहाँ पर यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे कि अगर पूरे वॉल्यूम का चार्ज Q है तो यूनिट वॉल्यूम का चार्ज कितना है वो लिखेंगे, और फिर उस यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को जितने वॉल्यूम में हमें चाहिए चार्ज उससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई यूनिटरी मेथड। इन शॉर्ट विल अप्लाई यूनिटरी मेथड। और यूनिटरी मेथड कैसे, कि 4/3 pi r cube contains total charge Q. The unit volume will contain charge equal to Q upon 4/3 pi r capital Q. तो इतना वॉल्यूम जो ये छोटा स्मॉल r वाला स्फीयर है वो कितना चार्ज कंटेन करेगा, तो उसके वॉल्यूम से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बस यही करना है हमें, ठीक है। तो देखिए सर, मैं लिख रहा हूं तीसरा केस फॉर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। पहला फ्लक्स के फॉर्मूले के लिए लिखेगा तो फ्लक्स वुड बी इक्वल टू व्हाट, E into 4 pi r स्क्वायर। टेल मी यस और नो। Yes, sir. दूसरा सर सब नहीं बोल रहे हैं सर, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इनक्लोज्ड कैसे लिखेगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज 4/3 pi r क्यूब। ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम का हमें चार्ज चाहिए, 4/3 pi into स्मॉल r का क्यूब डिवाइडेड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करिएगा, 4/3 pi को कैंसिल कर दीजिए यहां से, ठीक है। तो फ्लक्स आप क्या लिखेगा, फ्लक्स वुड बी रिटन एज इक्वल टू Q into a small r cube divided by epsilon naught r cube. Is it clear to all? Please respond. Yes, sir. ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, E into 4 pi small r squared is equal to Q r cube divided by epsilon naught r का क्यूब। तो यहाँ से आप ये r स्क्वायर और ये वाला टर्म कैंसिल कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा Q अपॉन 4 pi epsilon naught r cube into r. This is the formula of electric field inside the sphere, where a small r is the distance from the center.
स्मॉल आर इज एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है सर, यहां तक नोट करो, तो इस पे भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हो गया? Yes. भाई सबने लिख लिया? बोल नहीं रहे हैं सब। अफान, अफान, आसिया, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप इस पूरे चीज को ऑब्जर्व करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एट सेंटर वी कैन टेक a small r is equal to 0, tell me yes or no? Yes, sir. सेंटर पे स्मॉल r 0 है। सेंटर पे अगर स्मॉल r 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है या नहीं है सर? Yes, sir. अब देखो, एक बात समझो सारे बच्चे, कि सेंटर पे स्मॉल r 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सेंटर से आप दूर जाना शुरू करो टुवर्ड्स द सरफेस, तो जैसे ही आप सेंटर से टुवर्ड्स द सरफेस जाएंगे, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल। सेंटर पे 0 है, सेंटर से आप सरफेस की तरफ जाओ, you go towards the surface, electric field is directly proportional to distance, that is a small r. If you go outside the sphere, sphere के बाहर जाओ, तो electric field is inversely proportional to r square. इसका मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होगा with the distance, that will be a straight line because it is directly proportional to r. Tell me yes or no? यस सर। Yes, sir. लेकिन जब आप उससे बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली रिलेटेड क्वांटिटी का जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसका मतलब सर, आप इस केस में अगर इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, वो ग्राफ आपका ऐसा दिखेगा सर, कि पहले स्ट्रेट लाइन, ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, बिकॉज आपका जब r 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एग्जैक्टली 0, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। उसके बाद इट विल become rectangular hyperbolic, because बाहर जब आप जाएंगे तो electric field will start decreasing. So E is inversely proportional to R, E is directly proportional to R, not R, capital R, small r. ठीक है, ये वाला वो पॉइंट है जहां पर small r is equal to capital R. This is the maximum field. Again, the maximum field you will find at the surface. मैक्सिमम फील्ड जो आपको मिलेगी वो कहां पर मिल रही है सर? सरफेस पे, क्योंकि सरफेस तक बढ़ा है और उसके बाद सरफेस के बाद डिक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम फील्ड विल बी एट the surface, that would be equal to kq divided by r square. This is your result. मतलब this will be the graph. I hope सबको ग्राफ समझ में आ गया होगा सर। Sir, वो 1/r है क्या? हाँ, मतलब वो 1/r लिखूं या 1/r square लिखूं, that will make no big difference. सर फॉर्मूले में तो 1/r स्क्वायर होगा ना? लिख लो। ठीक है, Yes, sir. भाई ड्रॉ कर लिया सबने? यस सर। ठीक है सर, अगर सबने ड्रॉ कर लिया तो अब मैं आपको कहानी समझाऊं सर? ये हो गया सर, थ्योरेटिकली Yes, sir. हमारे चैप्टर ओवर हो गया। लेट अस सॉल्व 1 or 2 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी बात करेंगे, मतलब फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करें। बट बिफोर दैट आई विल बी सॉल्विंग 1 or 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। देखो, एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ऐसे डिपेंड करता है वो बच्चा किस बैच में है।
अगर बच्चा अगर नीट के बैच में होता है तो मैं एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल करा देता हूँ। प्लेन 12th पढ़ रहा होता है तो मैं वही एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल करा देता हूँ। लेकिन अगर बच्चा जेईई के बैच में है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग करना चाहूंगा, खासतौर पे आपके लिए, कि मुझे एक बात बताओ बेटा, क्या मैं क्वेश्चन एनसीईआरटी का लूं या मैं एससी वर्मा से ले सकता हूँ क्वेश्चन? ले लीजिए अच्छी वर्मा से। एस सी वर्मा। ठीक है, एससी वर्मा का एक चैप्टर आता है एससी वर्मा। वैसे तो आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए, मगर आप लोग कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता, खैर उसमें हम बात करेंगे किसी और दिन। एससी वर्मा का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ, उसमें एक अलग से चैप्टर बना के दिया हुआ है। उसका एक क्वेश्चन है, उसके एक पार्ट पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। उसने बोला, वर्मा जी ने बोला, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन कि वर्मा जी ने बोला है कि साहब ये आप ऐसा समझिए, ये एक स्फीयर है, ठीक है, और ये स्फीयर का जो मटेरियल है ये सिर्फ इतने पोर्शन में, द मटेरियल ऑफ दिस स्फीयर लाइज ओनली इन दिस पोर्शन। ये स्फीयर का जो मटेरियल है वो सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन में लाई कर, ठीक। वर्मा जी ने बोला कि साहब इस वाले का जो रेडियस है दैट इज r1, ये वाला जो है ये r2। ये स्फीयर है भाई, स्फेरिकल बॉडी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू रो। वर्मा जी ने पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x ग्रेटर देन r1 लेस देन r2। क्वेश्चन में क्लैरिटी आई है क्या बोल रहा हूं? डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? कि भाई ये स्फीयर है जिसमें सेंटर वाले पोर्शन का मटेरियल काट के निकाल दिया है, मतलब इट्स अ कैविटी, और मटेरियल सिर्फ कहां से कहां तक है, r1 से r2 के बीच में। आपको बताना है कि अगर हम कोई रीजन कंसीडर कर लें या कोई ये पॉइंट कंसीडर कर ले यहाँ पर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, और वो x कहां पर है, तो सर इट इज ग्रेटर देन r1 एंड इट इज लेस देन दैट ऑफ r2। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मटेरियल इसी में कहीं पर लाई करेगा। टेल मी यस और नो। यस सर। तो आपको बताना है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नोट करो, मिलके सॉल्व करना। सर ये दो बाहर वाले स्फीयर की वो है ना डेंसिटी। बाहर वाले के स्फीयर की नहीं, ये पूरा अपने आप में एक ही स्फीयर है, इट इज नॉट टू डिफरेंट स्फीयर्स। उसका अंदर का पोर्शन खोखला कर दिया, मतलब अंदर का पोर्शन निकाल दिया। ओके ओके। ठीक है, इनर रेडियाई इज r1, आउटर रेडियाई इज r2। जैसे कहते हैं ना आप, हॉलो सिलेंडर या एक कोई क्यूब ले लो, उसमें से कुछ पोर्शन काट के बाहर निकाल दो, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का मतलब है कि अंदर से खोखला है, तो उसके मटेरियल की मोटाई तो होगी ना। अरे ये बात सबको समझ में आई? इट इज अ सिंगल स्फीयर जिसमें सेंटर से मैंने कैविटी काट के बाहर निकाला। क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? यस चार्ज डेंसिटी आपको रो गिवन है, तो देखिए सर यहाँ पर वही फ्लक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गॉस लॉ वाला और इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया वाला। कैसे लगाएंगे देखो भाई, जिसको नहीं समझ में आया वो पूछे। सबसे पहला काम, जहां पर आपको ये निकालना है वहां पर क्या करें आप, गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। आप अगर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपने गॉसियन सरफेस ले लिया, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत भाई? इस गॉसियन सरफेस का रेडियस आप मान लीजिए x है, ठीक है। तो एक्चुअली में आपको अगर फ्लक्स का फॉर्मूला लिखना है तो फ्लक्स का एक फॉर्मूला तो होता है E into A, और दूसरा फॉर्मूला होता है फ्लक्स का चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मेन खेल इसी का है भाई, कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है गॉसियन सरफेस में, वो चार्ज आपको चाहिए। गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, दैट्स व्हाट यू वांट, है ना। तभी तो आप दोनों को इक्वेट कर पाओगे। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। यस यार सर। आसिया बिल्कुल Yes, आप sir. चुप हैं। आसिया फातिमा, Yes, sir. कठिन हो गया क्या आसिया? कठिन है ये? No, sir. No, sir. ठीक है, तो बोला करिए बीच बीच में, ताकि मुझे पता रहे कि आप भी हैं। यशवर्धन बिष्ट, Yes, sir. समझ आ रही है बात? Yes, क्या क्या sir. करना है? ठीक है, तो ये हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, ऑब्वियसली इट विल आल्सो बी स्फेरिकल। तो मेन खेल बस इसमें चार्ज निकालना है। गॉसियन सरफेस मेन खेल है चार्ज निकालना, चार्ज निकाल लोगे बात खत्म, ठीक है। तो चलो चार्ज निकालते हैं। अब चार्ज निकालने में थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ। देखो यहाँ पर वो वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, क्या वो वॉल्यूम 4/3 πr2 क्यूब लिखोगे जिसमें चार्ज है,
4/3 पाई आर वन क्यूब लिखोगे जिसमें चार्ज है, या 4/3 पाई आर टू का क्यूब माइनस 4/3 पाई आर वन का क्यूब लिखोगे जिसमें चार्ज है? क्या बोलते हो? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, सीधी सी बात, क्योंकि चार्ज R1 से R2 के बीच में बस लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम है सिर्फ उसी में चार्ज है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर कि चार्ज इज कंटेन्ड बाय दिस वॉल्यूम, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वॉल्यूम्स, इसी में चार्ज है। तो आप यहाँ पर अगर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे रो, दैट इज द चार्ज डेंसिटी, तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम व्हिच इज कंटेनिंग दिस चार्ज 4/3 पाई आर टू का क्यूब माइनस ऑफ 4/3 पाई आर वन का क्यूब। यार तुम्हारे सन्नाटे हो गए भाई। नहीं सर, आ रहा है समझ में। सर ठीक है, तो चार्ज इन वॉल्यूम इस स्फीयर में 4/3 पाई एक्स, चार्ज इन वॉल्यूम ना कह के मैं कह देता हूं चार्ज इन गॉसियन सरफेस, ताकि आपको बात समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। गॉसियन सरफेस, चार्ज इन गॉसियन सरफेस, अगर वो निकालूंगा तो क्या होएगा? तो चार्ज इन गॉसियन सरफेस क्या लिखूंगा? तो चार्ज, इसको क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब इनटू, ये जो गॉसियन सरफेस लिया है उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज है या यहां से यहां तक चार्ज है? देखो देखो देखो, गॉसियन सरफेस जो लिया है उसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज है या यहां से यहां तक चार्ज है? क्या बोलते हो दोस्त? पूरे x रेडियस में चार्ज है इसके, या चार्ज इज बिटवीन x माइनस ऑफ R1 रेडियस? x-r1 में। भाई सबको समझ में आया? तो इसमें आप लिखेंगे 4/3 पाई इंटू एक्स क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब। इज इट क्लियर? प्लीज यू हैव टू रिस्पॉन्ड। बस यही खेलता, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तुम्हें गणित आती है, तुम भाई मैथ्स वाले बच्चे हो। क्या हो गया ये? आगे शुरू ना। यस सर, यस सर। ठीक है, ये आपको दिख गया होगा, ये थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबिलिटी की वजह से ये थोड़ा लैग किया है बीच में, तो ये दिख गया आपको ये इक्वेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, तो सिंपली आप कुछ नहीं है, चार्ज हमने फाइंड कर लिया, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल, तो यहाँ से क्यू डैश ले लीजिए, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्यू इंटू एक्स क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब। वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ द चार्ज व्हाट वी वांटेड टू फाइंड आउट दिस, वी हैव गॉट दिस। नाउ वी विल जस्ट बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स। तो पहले बेटा यहाँ तक नोट कर लो, तो फिर फॉर्मूला फ्लक्स खेलते हैं। आंसर। वेरी गुड। तो आप कुछ नहीं करना, e इंटू 4πx², वेयर ये एक्स स्क्वायर कहाँ से लिखा हमने? देखो इस गॉसियन सरफेस का जो वो था, गॉसियन सरफेस का एरिया वो 4πx² होगा। गॉसियन सरफेस, इसमें देखो वापस, गॉसियन सरफेस का एरिया 4πx², तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द एरिया विल बी द फ्लक्स। और इस फ्लक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं? तो इस फ्लक्स को अपन लिख सकते हैं चार्ज इनक्लोज्ड, और चार्ज इनक्लोज्ड आपका है q इंटू एक्स क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब डिवाइडेड बाय R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज इट क्लियर? प्लीज आपको बताना पड़ेगा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? जस्ट कुछ मत करो, इसको उठा के इधर लिख दो। तो ये कितना हो गया? अच्छा, इसमें और कुछ रो कहीं पर छूट गया बेटा, ये भी तो लिखेंगे। तो रो एक्स क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब, नीचे आप लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का क्यूब माइनस ऑफ R1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। This will be your electric field finally. Done? यस सर, डन।
भाई सबने नोट कर लिया, सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू है तो पूछो। Done, sir. वेरी गुड। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, कैविटी प्रॉब्लम्स। हर्षित, ऐसा कैविटी प्रॉब्लम आपको याद आ जाएगा कि हमने सेंटर ऑफ मास में भी करा था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ऐसा कैविटी प्रॉब्लम आपको सिखाया था, तो आई होप कि आपको याद आ जाए। ठीक है, सर, देखो वो कैविटी प्रॉब्लम आपने बोलो। लास्ट वाले का आंसर यहाँ पे छोड़ दिया था ना, इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस वो लिख के। हाँ, उसको सर फर्दर तो सॉल्व करने की। हाँ, हाँ, तो रेंज होगी 0 से लेकर सॉरी रो बाय एप्सिलॉन नॉट ना। रेंज होगी मतलब वो पूछा था ना कि क्या कहते हैं, ये वैल्यू निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड की R1 से R3 तक, सॉरी नहीं उसे, हाँ मतलब हाँ वो x की वैल्यू को अगर, अच्छा वैसे कहना चाह रहे हो कि x इज ग्रेटर देन R1, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x आप वहां पर R1 रख दीजिए और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x वहां पर R2 रख दीजिए, यही कहना चाह रहे हो शायद? सर आपने फिर वहां पे लिखा नहीं था ना ये वो मैंने ये बताया था कि आपको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट पॉइंट इज लाइंग बिटवीन R1 एंड R2। वो जो मैंने लिखा था x लेस देन मतलब ग्रेटर देन R1 लेस देन R2 का मतलब ये था कि वो जो पॉइंट आपने लेना है वो कहाँ पे लेना है, वो R1 से बाहर लेना और R2 के अंदर लेना है, ये मतलब था उसका। नहीं सर, ये मैं समझ गया सर, मैं कह रहा था ये आपने लास्ट वाली ये चीज लिखी नहीं थी ना, क्या नहीं लिखी? आंसर में लिखी थी ना ये चीज, कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहे हैं। आंसर नहीं है तो क्वेश्चन का पार्ट है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है उस पॉइंट पे जो पॉइंट R1 से R2 के बीच में लाई कर रहा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने आंसर में 0 से लेकर मतलब जो आंसर आएगा वो नहीं लिखा था ना लास्ट। आप सर आपने लास्ट का लिखा था, ये बता दीजिए बस। लास्ट मैंने लिखा था, मुझे याद ही नहीं है मैंने लास्ट क्या लिखा था। मैंने लिखा होगा शायद रो इनटू क्या लिखा था भाई बच्चों? सर आपने आंसर एक्स के टर्म में छोड़े थे ना लास्ट में। हाँ, आंसर एक्स के टर्म्स में छोड़ ओके देंगे। ओके सर, यही पूछ रहा था बस। ठीक है, आंसर एक्स के टर्म्स में छोड़ देंगे। वो वर्मा जी को सॉल्व करोगे तो उसमें उन्होंने ग्राफ भी ड्रॉ कराया, तो फिर उसमें एक्स की अलग अलग वैल्यू रख के आप वो देखोगे कि एक्स की मिनिमम वैल्यू R1 ले लें, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू R2 ले लें, फिर एक्स ग्रेटर देन R2 ले लें, तो वो एक अलग बात है। मैंने आपको सिंपली उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था, इसका मतलब आई वांट द आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्स, यू डोंट नीड टू पुट द वैल्यूज। ओके सर। ठीक है, अब देखिए इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए 2r है और ये वाला जो रेडियस है वो r है। अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या क्वेश्चन कर रहा हूँ। कैविटी प्रॉब्लम्स, ये स्फीयर है, इट्स अ स्फेरिकल बॉडी और इसमें हमने कैविटी काट के निकाल दिया जिसका रेडियस r है, और इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4r आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। और आपसे बोला गया कि इस स्फीयर का जो चार्ज डेंसिटी है रो है, चार्ज डेंसिटी रो इज चार्ज डेंसिटी इज रो। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज रो। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया है कि स्फीयर का हमने पोर्शन काट के बाहर निकाल दिया, तो जितने पोर्शन को हमने काट के बाहर निकाल दिया वहां पर कोई चार्ज बचा ही नहीं। यस सर। यस सर। इसको कैविटी प्रॉब्लम कहते हैं। कैविटी प्रॉब्लम का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी में से कुछ पोर्शन काट के निकाल दो तो वो वहां पर खाली हो जाएगा ना, वहां पर चार्ज नहीं होगा या वहां पर मास नहीं होगा, तो दैट पोर्शन इज सिंपली कंसीडर्ड एज कैविटी। तो ये कैविटी प्रॉब्लम है। देखो अगर ये पूरा स्फीयर होता, इफ इट वुड हैव बीन अ कंप्लीट स्फीयर, मतलब अगर ये कंप्लीटली एक स्फीयर होता जिसमें कोई कैविटी काट के आपने बाहर नहीं निकाला, ये पूरा अगर स्फीयर होता और आपसे मैं ये कहता कि भाई इसके सेंटर से 4r डिस्टेंस पे इसका रेडियस मैं कह देता आपसे 2r है और इसके सेंटर से आपको 4r डिस्टेंस पे यही काम करना होता और चार्ज डेंसिटी सब कुछ यही दे देता कैविटी के बिना बस, तो आप क्या लिखते हैं? आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करते हैं KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखते हैं K मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, चार्ज आप लिखते हैं रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का क्यूब डिवाइडेड बाय r की जगह आप लिखते हैं 4r का स्क्वायर, ये कर देते हैं आप, इसके आंसर आ जाता है। ठीक है, बट ये तब व्हेन देयर इज नो कैविटी इनसाइड द स्फीयर। यहां पर मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर आई हैव टेकन अ कैविटी, तो अगर मैंने यहां पर एक कैविटी कंसीडर करा हुआ है, आई हैव टेकन अ कैविटी, तो अब आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि बीच का पोर्शन तो खाली कर दिया ना आपने। सर यस सर। सर सर सबको समझ में आना चाहिए सर, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। Yes, sir. ठीक है, तो ऐसे कैविटी के क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ
पूरे फिजिक्स में आपको कैविटी के प्रॉब्लम जहां पर भी मिले, पूरे फिजिक्स में आपको कैविटी के प्रॉब्लम्स जहां पे भी मिले, आपको बेसिकली करना क्या है? तो wherever you get the cavity problems, you just have to apply this concept everywhere, wherever you get the cavity problems. देखो ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन कि कैविटी प्रॉब्लम किस टॉपिक का है। जैसे अगर कैविटी प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है तो यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इफ इट इज ऑफ सेंटर ऑफ मास, यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट्स का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बट प्रोसेस की बात कर रहा हूं, हाउ विल यू प्रोसीड, हाउ विल यू अप्रोच, व्हाट वुड बी योर अप्रोच टू द प्रॉब्लम। वो अप्रोच कैविटी प्रॉब्लम्स में हर तरह जो भी चैप्टर का कैविटी प्रॉब्लम हो, वो अप्रोच हमेशा सेम आएगा। और वो अप्रोच क्या होगा? तो अप्रोच इस तरह से करना है आपको कि बेसिकली आपको ये पूरा स्फीयर विदाउट द कैविटी आपको एक बॉडी मान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कैविटी को भी एज ए स्फीयर ट्रीट कर लेना है। समझिएगा, कैविटी को भी आपको एक चार्ज स्फीयर की तरह ट्रीट करना है। सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? आई विल गिव द लॉजिक टू दैट। सर अगर आपने इसको पूरा एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसकी चार्ज डेंसिटी रो है और इसके सेंटर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फील्ड और इसकी रेडियस 2r है। आपने इस कैविटी को भी क्या कर लिया, एक स्फीयर कंसीडर कर लिया विद द चार्ज और इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस रो है, इसका रेडियस r है। तो खुद इमेजिन कर, तुम खुद इमेजिन करो कि जितने अगर ये मैं दोनों को मिला दूं, इसको उठा के इस पे रख दूं, अच्छा इसके सेंटर से इसकी दूरी क्या होगी, इसके सेंटर से, तो दिस डिस्टेंस वुड बी 3r। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सोचो अगर मैं दोनों को सुपर इंपोज कर दूं तो जितने रीजन में कैविटी उस पे जाके सुपर इंपोज होगा, आपको नहीं लगता उतने रीजन का चार्ज 0 हो जाएगा? यस सर। भाई सबको आना चाहिए। नहीं समझ आया भाई? अगर 4 के साथ -4 को सुपर इंपोज करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, और 4 के साथ -2 को सुपर इंपोज करोगे तो पूरा 4 0 हो जाएगा, या उसका 2 पार्ट 0 हो गया, बचेगा 2 पार्ट। पता नहीं क्या भूल किया। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, नहीं सब नहीं बोलते ना, बड़ा गुस्सा आता है फिर मेरे को। फिर मैं क्या करूँ, गुस्सा कर नहीं सकते। मैं फिर से बकूंगा, ये पूरी चीज पॉजिटिव है। मैंने इतना बड़ा टुकड़ा लिया और ये निगेटिव है, ये इसमें निगेटिविटी की वैल्यू और इसमें पॉजिटिविटी की वैल्यू सेम है। अगर इन दोनों को अगर ओवरलैप कर दें तो इसका ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, बस ये 3 पार्ट रह जाएगा। तो ऐसा कर सकते हैं ना। इसी तरह से अगर आप सोचो कैविटी पे चार्ज डेंसिटी उतनी ही है बट निगेटिव है, ठीक है, तो इतने वॉल्यूम का जो चार्ज होगा, जो कैविटी का वॉल्यूम है, उसका जितना निगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इस स्फीयर के उतने ही वॉल्यूम में उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, बिकॉज दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम है। और दोनों को ओवरलैप करा देंगे तो इस पोर्शन का चार्ज 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? यस सर, आ गया। आ गया सबको? इसीलिए हमने चार्ज डेंसिटी सेम लिया है कि अगर आपके स्फीयर की चार्ज डेंसिटी प्लस रो है तो कैविटी की चार्ज डेंसिटी माइनस रो। अगर स्फीयर की चार्ज डेंसिटी माइनस रो होती तो कैविटी की चार्ज डेंसिटी क्या लेते भाई? अगर प्लस रो, मतलब आप, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आप कैविटी को भी एज अ बॉडी ट्रीट करेंगे और जो बॉडी जिसमें आपने कैविटी बनाया था उसको भी एज अ बॉडी लेंगे विदाउट द कैविटी। बेसिकली ये पूरा अरेंजमेंट जो है ना, ये पूरा अरेंजमेंट ऑफ द कैविटी वाला, वो इन दोनों का अगर आप देखो तो सुपर इम्पोज का केस है। मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर आप सुपर इम्पोज कर देंगे तो यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर विच इज द विद द कैविटी। इज इट क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया। तो अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों के लिए ये बाहर वाला पॉइंट है। चाहे कैविटी को अगर मैं स्फीयर मान रहा हूं तो उसके लिए भी ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इसके लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं? मान लीजिए इसको मैं E डैश लिख रहा हूं तो KQ डैश डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां पर एक्सटर्नल फील्ड तो E मान लो कह रहा हूं तो K इंटू Q डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल डिस्टेंस का स्क्वायर 4r का स्क्वायर। आई विल फाइनली पुट आउट द वैल्यूज ऑफ Q एंड Q डैश एंड व्हेन सॉल्व। बट आपको यहां तक का प्रोसेस क्लियर है एवरीवन? अफान, यशवर्धन, हर्षित, अनुभव, अभिनव, आसिया? यस सर, क्लियर है। ठीक है, यस तो सर। यहां तक नोट करिए, देन फाइनली विल सॉल्व फॉर द फाइनल रिजल्ट।
अब याद रखो कैविटी प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर का हो, चाहे वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो कि सेंटर ऑफ मास हो, कोई भी तामझाम हो, सबको सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि कैविटी को भी आप एज अ बॉडी ट्रीट करें और आपकी जो बॉडी जिसमें कैविटी काटा है उसको विदाउट द कैविटी ट्रीट करें, और दोनों को आप इंडिविजुअल बॉडी की तरह ट्रीट करके दोनों के लिए आप इंडिविजुअली वैल्यूज कैलकुलेट करें एंड देन टेक द सम। यस सर। हो गया शायद? सर हो गया। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना, सम कर देंगे। तो चलो सम करने के लिए वील हैव टू राइट द वैल्यूज ऑफ चार्जेस। तो देखिएगा सर, थोड़ी सी बुद्धि चलाइएगा कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख रहा हूँ, ई की वैल्यू, तो आई राइट के, क्यू की जगह हम लिखेंगे रो इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 2r का क्यूब डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 16r स्क्वायर। और ई डैश, एंड ई डैश आप क्या लिखेंगे, तो ई डैश इज इक्वल टू के इंटू क्यू डैश will be written as minus of rho into 4/3 into pi into r का क्यूब डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर। सॉल्व करो तो इस e की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 16r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर रो इंटू 4 इंटू पाई इंटू के डिवाइडेड बाय ये 3 इंटू 16, अभी ऐसे लिख देता हूँ, r स्क्वायर, और ये ऊपर आ जाएगा 8r क्यूब। तो ये r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 8 टू द 16 कैंसिल हो गया, 2 टू द 4 हो गया ये। तो मतलब e की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 2 रो पाई के r डिवाइडेड बाय 3, ये आ गई e की वैल्यू। इसी तरह से e डैश की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो r स्क्वायर, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 27। तो माइनस ऑफ रो के माइनस ऑफ 4 रो के इंटू पाई इंटू r डिवाइडेड बाय दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू 27। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अब सिंपली दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट में दोनों अल्टीमेटली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और होने भी चाहिए, बिकॉज पूरे स्फीयर के फील्ड में से उसने जो कैविटी का फील्ड है वो सब्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए ना, क्योंकि उतना पोर्शन तो आपने काट के हटा दिया था, तो वो फील्ड तो कंसिडर नहीं होनी चाहिए, तो अल्टीमेटली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इज द मेथड क्लियर टू ऑल? सर क्लियर। वेरी गुड, जस्ट Clear. नोट इट डाउन, जल्दी से, हरी अप। नोट कर लेना तो बताना, ताकि हम आगे सॉल्व करें, मतलब आगे का क्वेश्चन करें, ये तो सॉल्व करते रहना फुर्सत में बैठ के, ठीक है। सर अगर हम पहले वो देखते हैं ये कैविटी की वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करके फिर चार्ज निकालते तो क्या होता? सर ये इतना आसान काम नहीं है कि वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट करके आप चार्ज इसलिए नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि अगर आपने वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा हुआ वॉल्यूम जो हुआ, ठीक है, उसका चार्ज। तो याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो चार्ज का कन्फिगुरेशन कैसा है उस बात पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करेगी, तो सिर्फ इस बात पे थोड़ी डिपेंड करेगी कि चार्ज, नेट चार्ज कितना है, उसका चार्ज का कन्फिगुरेशन क्या है वो इस बात पे भी डिपेंड करती है। सर मतलब उस टाइम पे इंटीग्रेट करते वक्त कोई सरफेस लेने में टफनेस आएगी? नहीं, इंटीग्रेट तो कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज ये सरफेस है, सर्फ एरिया का इंटीग्रेशन अभी हमने करा ही नहीं है। एरिया का इंटीग्रेशन अगर आप कोई सरफेस कंसीडर करेंगे तो एरिया का इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते, ये डबल इंटीग्रेशन से होता है। आप कहोगे सर फ्लक्स में भी तो एरिया लिखते थे और इंटीग्रेट कैसे हो जाता था? वो इसलिए हो जाता था क्योंकि आप डीए, आप जानते हैं कि ये अगर कोई मान लो कि ये कोई स्फीयर है, तो स्फीयर के लिए आप जानते हैं कि उसकी एरिया डायरेक्टली 4πr² होती है, तो इसलिए आप लिख देते हैं, ठीक है। बट अगर ये कोई इरेगुलर सा शेप है, इरेगुलर सी एरिया है, तो फिर आप इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, समझे? यस सर। ठीक। दूसरी बात, अगर आप ये कहोगे भाई बचे हुए का चार्ज हम निकाल लेंगे, तो देखो बचे हुए का चार्ज अगर आप निकाल लोगे तो ये मान लो कि ये कैविटी है, ये इतना चार्ज है, ठीक है, आपने बचे हुए का चार्ज निकाल लिया, बट जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, गॉसियन सरफेस लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तो उसके लिए आप डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करो तो ये वाला पोर्शन तो खाली है, तो यहाँ से तो ये साइमेट्रिक हो गया ना। यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे आप? यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच का एंगल कैसे मेजर करेंगे?
यस सर यस। ठीक है, तो इसलिए आप नहीं लगा पाएंगे। खैर, तो इसलिए कैविटी मेथड में वही मेथड लगेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है सर। अच्छा, Yes. ऐसा ही एक और क्वेश्चन जल्दी से आप लोग करके मुझे बता दीजिए, तो जल्दी से, ये आपके लिए है सर, एक ये लास्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे। ठीक है, ये क्वेश्चन, और यहाँ से आपसे बोला गया कि फिर से ये स्फीयर, इसमें हम एक कैविटी ले लेते हैं। तो सेंटर ही से लेता हूँ फिर से कैविटी। ठीक है, सेंटर से हम ये ऐसा ले लेते हैं कि सेंटर से ये वाला आर है, इसका रेडियस आर बाई 2 है। ठीक है सर। हम यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मान ले, तो ये वाला पॉइंट हमने कहा कि सर यहाँ से ये 3r/2 है इस कैविटी के सेंटर से, और यहाँ से ये वाला जो है, यहाँ से ये वाला, ये इसके सेंटर से ये वाली दूरी मान लेते हैं कि r/2 ही है। तो कैविटी को तो लाइन निकल जाएगा। r/2 नहीं ले सकते, तो ये मैंने ले लिया 3r/2, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये इसके सेंटर से ये कितना लोगे, r/2 से बड़ा, मतलब 0.5 से बड़ा, कितना ले लूंगे 0.5 से बड़ा हो जाए? 3/4। थोड़ा सा डेटा अच्छा करना पड़ेगा मुझे। इसको 2r कर ले और इसको r कर ले, तो इसके सेंटर से ये वाला मान लो 3r/2 है, और इसके सेंटर से भी 3r/2 ही मान लो, चलो क्या जाता है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, कितनी होगी, और चार्ज डेंसिटी रो है। अभी इस क्वेश्चन को समझिए सारे के साथ। भाई ये स्फीयर है, और स्फीयर के अंदर मैंने कैविटी बना दिया है, और बचे हुए पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये इस पॉइंट पे निकालना है। और अगर हम वो पॉइंट सेंटर ऑफ द कैविटी से देखें तो 3r/2 आ रहा है, और इस सेंटर ऑफ द स्फीयर से भी देखें तो वो 3r/2। कैसे सोचेंगे, कोई लॉजिक? क्या करें कैविटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सर गॉसियन सरफेस विद रेडियस 3r/2 से स्टार्ट। तब तो मर जाओगे, गॉसियन सरफेस अगर लेना शुरू करोगे तो मर जाओगे। अभी तो समझाया, ये कैविटी है सर, ये कैविटी है, यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं है। मतलब सॉरी, वो स्फीयर वैसा 3r/2 रेडियस का स्फीयर ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट करेंगे, और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। भाई बाकी कोई और बताएगा? हर्षित जो मेथड बता रहा है वो तो ये बता रहा है कि भाई गॉस लॉ हम लगाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे स्फीयर, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सर जैसे 3r/2 जो हमारी डिस्टेंस है, उससे एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर कैविटी के निकालेंगे, फिर सब प्राप्त करेंगे। बिल्कुल सही। कैविटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का क्या मेथड बताया भाई? बाकी उसको अलग बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे। तो कर लो ट्रीट, सीधा सीधा यही तो बताया ना। अगर आप अलग अलग बॉडी की तरह ट्रीट करोगे तो आप एक बात देखो, मैं आपको समझाता हूँ जो वो सुने आप। सर ये अगर ये वाला जो पूरी बॉडी आप लेंगे, तो पूरी बॉडी के लिए दिस पॉइंट लाइज इनसाइड दिस स्फीयर 3r/2, ये मतलब पूरा जो स्फीयर कंसीडर करेंगे उसके लिए इंटरनल पॉइंट है। और अगर आप कैविटी देखें प्लस कैविटी के लिए ये पॉइंट इंटरनल है, या कैविटी के बाहर ये पॉइंट लाई करेगा? एक्सटर्नल। क्या बात सबको समझ में आई? भाई कैविटी के लिए ये पॉइंट एक्सटर्नल है, और ये पूरे वाला जो स्फीयर है उसके लिए ये पॉइंट इंटरनल है। मतलब इसके लिए ये 3r/2 यहाँ लाई कर रहा है, और इसके लिए जो ये जो 3r/2 है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, और इसका जो रेडियस है दैट इज 2r। इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस रो है, तो इस वाले की चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? माइनस रो। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। सर सब बोलो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखोगे? क्या ये स्फीयर के लिए आप अंदर, स्फीयर के लिए आप अंदर वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, k³ मल्टीप्लाइड बाय r³ सॉरी r³ नहीं r डिवाइडेड बाय कैपिटल R³। और इस कैविटी के लिए बिकॉज दिस पॉइंट इज एक्सटर्नल पॉइंट, तो आप लिखोगे k इंटू Q'। में इस कैविटी का चार्ज लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय r²। r² करना जो भी उसका डिस्टेंस है r²।
क्या ये पॉइंट समझ में आया? अंदर वाला फॉर्मूला क्या है? अंदर वाला फॉर्मूला के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का क्यूब, और बाहर के लिए फॉर्मूला ये होता है। अरे हाँ ना बोलो। तो इलेक्ट्रिक sir. फील्ड की वैल्यू क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई सर के। क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे? चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस, तो 4/3 इंटू पाई। मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा यार, बिकॉज इट विल टेक टाइम, तो सिंप्लीफिकेशन का काम आपका। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? ये चार्ज की वैल्यू हो गई, स्मॉल आर की वैल्यू बोलो। अरे बड़े वाले स्फीयर के लिए स्मॉल आर 3r/2 हुआ ना। क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा है तो पूछो ना बेटा। RS सर। ये समझ में आया मैंने क्या किया है भाई? ये एक दो बच्चे नहीं बोलेंगे, बाकी लोग भी बोलेंगे। यहां तक ये समझ आया आप लोगों को कि क्या लिखा है मैंने? Yes. भाई इंटरनल पॉइंट पे पीछे पलट के देख लो, इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने लिखा था वो के क्यू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, वेयर स्मॉल आर इज द डिस्टेंस एंड कैपिटल आर इज द रेडियस। तो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? तो स्मॉल आर की वैल्यू सर ये है 3r/2, जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हो, और इसका रेडियस कितना है? तो 2r है। उसी तरह से प्लस ऑफ के इंटू क्यू डैश, क्यू डैश क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ये आएगा डिवाइडेड बाय व्हाट? तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इससे ये डिस्टेंस कितना है? 2r. बट में 3r/2 का स्क्वायर है ना एक्सटर्नल पॉइंट का डिस्टेंस। ये देखो, जैसे ऐसे वो गलत देख लिया मैंने. ये समझ आया सबको? भैया मैं फिर से पूछ रहा हूँ। आया सर. Yes, sir. अब ये सिंपलीफिकेशन का काम आप करते रहिएगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब हम फिर से कैविटी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो हमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है इट इज लाइंग इनसाइड द बिगर स्फीयर बट आउटसाइड द कैविटी। तो स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आप यूज करेंगे इनसाइड वाला, और कैविटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आउटसाइड वाला। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन, और कुछ भी अजूबा नहीं किया है मैंने। अंदर फॉर्मूला जो होता है वो के क्यू मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस अपॉन द रेडियस का क्यूब होता है, और बाहर वाला जो फॉर्मूला वो अभी भी हमने अप्लाई करा था, दैट इज के इंटू क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। हाँ या ना? हाँ सर. yes. ठीक है, तो चलिए, तो यहां तक हमने थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली ये वाला चैप्टर कवर कर लिया है। अब इसके बाद बिकॉज अब ज्यादा टाइम नहीं है, क्या स्टार्ट करूं? तो नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तब तक आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस असाइनमेंट सॉल्व करें, और जो भी डाउट आए तो नेक्स्ट क्लास में बिफोर आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर आप अपने डाउट्स डिस्कस